मिडिल ईस्ट का एक बार मैं चाहता हूँ, इस्लामिक कंट्री का एक बार हो जाए। हाँ हाँ, वही उसी पे आ रहा हूँ। तो इस्लामिक कंट्रीज पे हमारा क्या, मैं 2-3 मिनट बोलूंगा, फिर शिल्पी जी को हैंड ओवर करता हूँ। तो इस्लामिक कंट्रीज पे बांग्लादेश और पाकिस्तान तो मैंने बात कर ली है। मिडिल ईस्ट। अब ये देखते हैं कि हम यूएन में क्या कहते हैं। यूएन में हम कॉन्स्टेंटली कहते रहते हैं कि इस्लाम इज फ्लरिशिंग इन इंडिया, इस्लाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो एंड सो फोर्थ, पर हम कभी भी यूएन में हिंदू जेनोसाइड की बात नहीं करते। और करें भी कैसे, क्योंकि हम हिंदुइज्म को एक रिलीजन तो मानते ही नहीं, हम रिलीजियस जेनोसाइड हो रही है हम तो उसको मानते ही नहीं, तो हम उसकी बात ही नहीं करते। तो इस पर मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। बट जीसीसी के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ हम कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली स्पेशली कतर के साथ कॉन्स्टेंटली उनके सामने झुक रहे हैं। ठीक है। कतर एक्चुअली, द जीसीसी इज कॉल्ड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में है कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये 6 कंट्रीज हैं। इन सारी कंट्रीज में कतर एक टेररिस्ट नेशन है, और जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलमोस्ट कतर को टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर किया है। इनफैक्ट कुछ साल, मैं एग्जैक्ट डेट्स भूल गया, मेरे ख्याल से 2019 या 2018 से 2-3 साल के लिए ऐसा हुआ था, सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी सऊदी अरेबिया, यूएई, उन सबसे कतर, क्योंकि कतर जो मोस्ट रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करता था। देखिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ये कॉन्सेप्ट है, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि वो अपने एरिया में, अपने कंट्रीज में ज्यादा इस्लामिक वो चीज नहीं चाहते हैं। वो इस्लाम फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, दैट इज ओके। बट वो ये जो वहाबी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनको पॉलिटिकल पावर नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी मोनार्कीज हैं। तो ये मोनार्की इस्लाम को फॉलो करती हैं, बट ये इस्लाम को पॉलिटिकल पावर नहीं देना चाहते। इनको वहाबीज्म को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया, वो यूज्ड टू गिव ऑलमोस्ट अबाउट $30-40 बिलियन। यूए इतना नहीं करता है, कुवैत करता है, और कतर बहुत करता है। बट इन सारी ये जो आइसिस हैं, ये जो अलकायदा है, और ये जो सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको ज्यादा शेयर कतर में मिलती थी। तो इसलिए बाकी जीसीसी ने कतर को ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। इनफैक्ट जीसीसी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ, वन वेरी सीनियर मिनिस्टर, उन्होंने एक पब्लिक फोरम में यूरोप और यूएस को हड़काते हुए बोला कि भैया, हम इस्लाम आपसे अच्छा जानते हैं, आप जो कुछ अपनी कंट्रीज में अलाउ कर रहे हो वो हम यहां नहीं अलाउ करते। आप लिबरलिज्म के तहत इस्लाम को वहां अलाउ करते हो, वो आपको खा जाएगा। दोज वर हिज वर्ड्स। और उन्होंने बोला कि हमें मत समझाइए, हम तो उनको डंडे से पीटेंगे। दे स्टिल फॉलो इस्लाम। बट ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो रास्ते पे नमाज करती हैं ऑल दैट, उन्होंने ओपनली ये बोला है, ये रिकॉर्ड पे है, बहुत लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कतार को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। और फनी थिंग है कि हम तो पूरी जीसीसी के सामने झुके हुए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन कतार के साथ हमारा मैक्सिमम है। और इस पर शायद शिल्पी जी आपको डिटेल में बताएंगे। कतार के साथ हमारा मैक्सिमम है। तो जो मेन चीजें हुई हैं इस साल, पिछले साल हमने नुपुर शर्मा का केस देखा। मेन चीजें हुई हैं इस साल है कि हमने जो हमारे 8 नौसैनिक हैं या 9 हैं, उनसे अपना हाथ धो दिया, नंबर 1। और नंबर 2, कॉन्स्टेंटली हम कहते रहते हैं कि इस्लाम इज ग्रेट, इस्लाम इज ग्रेट, इस्लाम इज ग्रेट। और उसके अंतर्गत बहुत सारी मॉल्स, लुलु मॉल, वो सब भारत में आया है, और उनका फुटप्रिंट बढ़ रहा है। कश्मीर इज टोटली लॉस्ट। कश्मीर अभी पूरी तरह से इस्लामिक बन चुका है। आपने देखा अभी रिसेंटली कि नेशनल एनआईटी में क्या हुआ, और आपने ये भी देखा कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या बयान था। उन्होंने बोला कि जो कोई भी इस्लाम के अगेंस्ट या जो कोई भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेगा, हम पे एक्शन लेंगे। सेम टाइम आप कहते हैं कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, तो हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप कोई हर्ट करेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे। उनकी रिलीजन, वो कहते हैं कि वी आर अ रिलीजन, तो उनकी रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे तो एक्शन जबरदस्त लिया जाएगा। तो दिस इज शरिया लॉ।
और ये आपके चैनल में मैंने बहुत बार, एक दो बार बोला है, शायद बहुत बार ना बोला हो, कि वी हैव लॉस्ट कश्मीर, दैट इज ऑब्वियस। तो उसके अंदर ये जो पैसा आ रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम कतर इनटू कश्मीर। कतर का पैसा, कतर से जो पैसा आ रहा है उस पे डॉक्टर शिल्पी तिवारी जी ने एक भेजा है मैसेज, और मैं कहूंगा दिखाने को डॉक्टर साहब बताएंगे कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में कहाँ कहाँ पैसा आया है, आपने जो भेजा है उसका डिटेल तो संदीप जी मैं पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूं। और ये हाँ हाँ कोई इधर उधर का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारतीय एम्बेसी जो दोहा में है उसका खुद का इस साल का डॉक्यूमेंट है, एंड लास्ट अपडेटेड ऑन अक्टूबर 2023। तो ये कोई भी ऐसे राह चलता कोई स्टेटमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ फ्लिपेंट वन, इट्स एन ऑफिशियल डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट, जिसमें एक तो ये बताया जा रहा है कि इनके साथ क्या, एक्चुअली इट इज वेरी अजीब कि कतर जो मैक्सिमली इस्लामिस्ट है, मैक्सिमली, एंड विच वाज नोन टू foster ISIS, which is known to foster all terrorist organizations throughout Middle East, Central Asia, even पाकिस्तान और भारत, उसके साथ भारत इतनी क्यों प्यार की पींगे बढ़ा रहा है? एंड कतर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज ऑल्सो सेंटकॉम का वो हेडक्वार्टर है, यूएस बेस्ड जो भी उनकी सिक्योरिटी जो उन्होंने सब बनाया है, तो दोहा के बगल में उसका हेडक्वार्टर है, जहां बड़ा सा नेवल बेस है, मिलिट्री बेस है, सब कुछ है। और आईसिस का प्राइम रिक्रूटमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसइंफॉर्मेशन का जो एक समय सुपर पावर है अल जजीरा के नाम से, और विभिन्न और भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके, कतर उसका सुपर पावर है। सारी शरिया इस्लामिस्ट, मैक्सिमली इस्लामिस्ट एंड बिगटेड, और भारत में भी वो जो है फोमेंट करते हैं इस्लामिक ट्रबल अपने इन विभिन्न स्रोतों से, उसका वो सब कतर उसका जनक है। लेकिन भारत का उसके साथ पता नहीं कौन सी दुरभि संधि है जो कि 2008 से शुरू हुई, और इंडिया हैज एक्चुअली अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कतर, जो कि विश्व में कुछ ही देशों के साथ है, जैसे फ्रांस के साथ है, रूस के साथ है, चीन के साथ है, जापान के साथ है, अमेरिका के साथ है, इंग्लैंड के साथ है। उस तरह की संधि कतर के साथ है, उसमें इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इस प्रकार की 6 बिंदु हैं जो 2008 में मनमोहन सिंह ने वो किया, एंड मोदी गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सब एक ही बगिया के फूल हैं, एक ही माली की क्यारी। इसमें कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया है, वेदर इट इज कश्मीर, वेदर इट इज कतर, वेदर आप उसे अपीजमेंट कहें, आप उसे तृप्तिकरण कहें, तो कोई चेंज नहीं आया है। और एक फिक्स्ड गेम के जैसे लगता है। नाउ इंडियन नेवी रेगुलरली विजिट्स कतर, और ये इंडियन एम्बेसी स्वयं लिख रही है कौन कौन वाइस एडमिरल आया, कब आया, कितने दिन रहा, किस किस से मिला, तो बहुत अच्छे से डिटेल में इस डॉक्यूमेंट में पीडीएफ में है ये। फिर इसमें इन्होंने ये भी लिखा है, अच्छा अब कतर जो है आपने सीधे कहा कि एलएनजी प्राइमरीली एलपीजी या एलएनजी का सप्लाई करता है भारत को, 48% एलएनजी भारत को कतर सप्लाई करता है, भारत इंपोर्ट करता है। एलएनजी एलपीजी दोनों का प्राइम जो वो है वो कतर है, और उन्होंने एक पाइपलाइन शायद बिछा रखी है, तो उसके द्वारा भी आता है। और भारत उनको हार्डली थोड़े से फूड ग्रेन सप्लाई करता है, कोई मशीनरी, आयरन प्रोडक्ट सप्लाई करता है, कुछ कॉपर की चीजें सप्लाई करता है, बट कतर का 16 से 17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है भारत को, और भारत का मात्र 1.5 बिलियन डॉलर। सो दैट इज द डिफरेंस, जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का, आप देखिए कितना अधिक है कतर के विरोध में। नाउ इफ यू हैव एन ट्रेड डेफिसिट, आपके पास तो लिवरेज होना चाहिए ना, यू हैव गॉट मच लेस टू लूज। लेकिन यहां ये उसी चीज को बोलते हैं कि हमारा इतना ट्रेड लॉस, ये होगा, वो होगा, हमारा नुकसान होगा, इसलिए हम कतर के सामने कुछ नहीं कहते। तो कतर के साथ इनकी कौन सी दुरभि संधि है, विच नीड्स, अगेन मैं फिर वहीं आऊंगा कि अगर आप एक ही बगिया के बगिया के फूल हैं, तो कतर भी आपका वो फूल है, भारत की एस्टेब्लिशमेंट भी इस समय वही फूल है। और कार्नेगी जो ग्रुप ये है, पॉलिसी ग्रुप, तो इनका एक डॉक्यूमेंट है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसका भी मैंने आपको भेजा था। तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि भारत जो है इस समय, इट इज डेफिनेटली इन यूएस फोल्ड। वो लोग स्वयं बोल रहे हैं,
और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हर दूसरा, स्पेशली देखिए आप गुजरात और तेलुगु लैंड्स, इनका हर दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है। तो व्हेन यू हैव फैमिलियल टाइज, तो उसमें उन्होंने स्वयं ही इसका रीजन दिया है कि जब आपके पारिवारिक मिलियंस ऑफ लोग इस तरह से बेनिफिट कर रहे हो, तो आप रूस को तो भूल जाइए। अब शिल्पी जी, मैं एक चीज बोलूंगा, उसके बाद आप फिर से शुरू करिएगा। जब आपने सीएनजी इंपोर्ट के बारे में बात की, तो मैं आपको बता दूं कि 2016 में हमने डोमेस्टिक क्रूड एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन पे एक 20% का टैक्स लगा। ओके, तो ये जिनको इंटरेस्ट है वो डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की इस पे आर्टिकल है, 2022 का है। और बात ये है कि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ऑयल इंपोर्ट। भारत के पास नेचुरल गैस के बहुत रिजर्व्स हैं, भारत के पास नेचुरल गैस के बहुत रिजर्व्स हैं, पर अगर हम उन रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करें और उन रिजर्व से नेचुरल गैस निकालें, तो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, स्पेशली जो पीएसयूज हैं, उनको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप ऑयल बाहर से इंपोर्ट करें तो उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जिसको एक्साइज की ऑपोजिट कहते हैं, हार्डली 1.5%। तो आप 20% टैक्स लगा रहे हैं, वहां लिटरली ऑलमोस्ट 1% है, और दैट ड्यूटी आल्सो यू हैव टू पे। तो 20% टैक्स आप लगा रहे हैं कि हम अपनी ओन डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन को डिसेंटिवाइज करें, और हम कहते हैं कि हमारे पास नेचुरल गैस के बहुत रिजर्व्स हैं। अगर आप ओएनजीसी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ें या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, उसमें आप स्टेटमेंट्स देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के सेक्रेटरी साहब की स्टेटमेंट कि हमारे पास इतने, मैं भूल गया एग्जैक्ट नंबर, बट हमारे पास इतने नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, और अगले 10 साल में जो हमारा पूरा नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है, हम उसको ट्रिपल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा एनर्जी मिक्स है इंडिया का, उस एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस इज अबाउट 6%। हम कह रहे हैं कि अगले 6-7 साल में हम बाय 2030 हम उसको 15% ले जाएं। अगर आप अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से 15% लेके जाएंगे, इसका मतलब कि आपको अपनी नेचुरल गैस प्रोडक्शन और यूज मिनिमम 2.5 टाइम्स इंक्रीज करना। आपके पास जो अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, दे आर इनफ टू टेक यू लार्जली, नॉट एंटायरली बट लार्जली, अबाउट 60-70% का काम आपका अपने नेचुरल गैस रिजर्व्स के साथ हो जाएगा। पर उसको आप डिसेंटिवाइज कर रहे हैं, उस पर आप 20% टैक्स लगा रहे हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि भारत का इन्वेस्टमेंट कतर में $450 मिलियन का है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स और ट्रेड। लेकिन वहां से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें उन्होंने लिखा है अडानी में इन्वेस्ट किया है, रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, बाईजूस में इन्वेस्ट किया है, एलन इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया है, बोधी ट्री में इन्वेस्ट किया है। मतलब इंटेलेक्चुअल जो आपकी ग्रूमिंग हो रही है, उसमें कतर जैसे देश का फंडिंग है, आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में कतर जैसे देश की फंडिंग है। अब अडानी और अंबानी के नाम पे मोदी जी पे तो सवाल बहुत आते हैं। तो ये सब चीज भारतीयों को जानना चाहिए और फिर उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसा पैसा कहां से कैसे रूट होके आ रहा है, किसको फायदा हो रहा है। देखा जाए तो अमेरिका, इज इट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि भारत जो है कतर के सामने नतमस्तक बोलिए, चाहे जो बोलिए, या मित्रवत बोलिए, चाहे नतमस्तक ना भी बोलिए, वो पूरा वही करता है। क्योंकि भाई अगर आप मित्र हैं तो फिर इसी प्रकार का काम करेंगे, आप ना भी हो नतमस्तक, लेकिन अगर आप सेम आइडियोलॉजी के हैं, सेम मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो इसी प्रकार से आप काम करेंगे। इसमें मेरा मत है कि जो आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो एक प्रो इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो इट इज नॉट ओनली कि यूएस इसको कर रहा है, वो दे जेन्युइनली लव इस्लाम, दे जेन्युइनली लव इस्लाम। और आपने देखा है कि उनके एक लीडर तो कन्वर्ट भी हो गए थे ना, जो सर्च संचालक थे, ही हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम। क्या नाम था उनका? सुदर्शन। और उसका वीडियो जो है, वो मुल्ला जी स्वयं बोल रहे हैं, फुलाद के मुल्ला कलीमुद्दीन, कि हमने इनको कन्वर्ट किया है, हमने इनको कई बार कलमा पढ़ाया है। अब वो नाना करते रहे, लेकिन ये भी बात सत्य है कि वो मस्जिद में पाए गए थे। फिर बोला गया कि इनका मतलब आपके पास हर प्रकार का दृश्य, श्रव्य और सामने एक्सपीरियंस किया हुआ आपके पास वो साइटेशन है, रेफरेंस है, प्रूफ है
कि एक्चुअली ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। लेकिन फिर आप उस पे लबादा चढ़ाते हैं कि नहीं भाई उसका दिमाग अल्जाइमर्स डिजीज होगा, तो व्यक्ति ऐसे निरुद्देश्य रोड पे मिलेगा। ईद के दिन किसी मस्जिद में, वो भी अच्छी प्रमुख मस्जिद में नहीं मिलेगा। अल्जाइमर्स होगा तो वो अपना रास्ता भूल जाएगा किसी भी समय। मस्जिद में जाके नमाज अदा करना ये अल्जाइमर्स का लक्षण नहीं है, उसका मैं ये एक और आपको बताता स्पिरिचुअलिटी हूँ। का लक्षण है। साउथ दिल्ली में एक बड़ी मोहतरमा है, बहुत बड़ी मोहतरमा है, तो मुस्लिम का समुदाय से थी और विधवा थी। उनके यहाँ सुदर्शन जी का उठना बैठना था, तब अल्जाइमर थे उनके। ये साउथ दिल्ली में हर कोई जानता है, अल्जाइमर थे। बड़े पैमाने पे कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन है आरएसएस में। बिना विवाह के लोग कंप्रोमाइज्ड होते हैं, इसमें नो डाउट है, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस कंप्रोमाइज का टूल बना हुआ है। ये बात खुल के है। आप देखिए देहरादून में इनके ऑफिस खुलते हैं तो सीवर लाइन चौक हो जाते हैं कंडोम से भाई। हाँ, हम ये लोग भी इससे समाचार बात आया क्यों नहीं था। करते? पूरा सीवर भी लाइन समाचार आया। कंडोम से पूरा जाम हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का इनका जो उपाध्यक्ष है, वो लड़की, वो चकला घर चलाता हुआ पकड़ा जाता है। इनका जो ग्लोबल फ्रेंड का जो है, वो हैबिचुअल रेपिस्ट, उसको सजा मिली है बाहर। ये पूरा नेटवर्क इनका जो इस्लाम ईसाईयत का हम देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है इनका, क्योंकि करप्ट लोग बैठ गए सिस्टम पे, जो विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था में भरोसा नहीं करते हैं, और इन लोगों को जाल फैलाना बहुत आसान है इन लोगों को। सुदर्शन जी का कोई भी साउथ में बता देगा, साउथ दिल्ली में ये बात बता देगा। विष कन्याएं, हनी ट्रैपिंग, वही विष कन्याएं वाली बात है। और जिसकी वजह से अमेरिका का और अरब का एक तरफ से भारत उपनिवेश बन गया है, अनऑफिशियली उपनिवेश बन चुका है। इनको जितने प्रमुख मेडेलियन और तमगे मिले हैं, 10 में से 6 या 7 तो इन्हीं इस्लामिक मुल्कों से मिले हैं। हमास ने दिया इन्हें, बताइए। हमास गवर्नमेंट ने दिया है ना इनको। हाँ, तो बताइए आप, नोन आतंक, इतने जघन्य आतंकवादियों के साथ आप उठते बैठते समर्थन लेते हैं और उनसे पीठ अपना थपथपाते हैं। इजराइल रोज कह रहा है कि मैंने लश्कर तैयबा को आतंकवादी घोषित कर दिया, हमास को घोषित करो, लेकिन वो घोषित नहीं कर रहे हैं, हमास का नाम तक नहीं ले रहे, बस नाटक करते हैं। यूनाइटेड में कभी नेशन में पहुंच गए या कहीं, आतंकवाद की परिभाषा अभी तक तय नहीं है, बेमतलब। पर हम अफगानिस्तान छोड़ दिया, नेपाल छोड़ दिया,